तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। तो जैसे ये फिगर जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये किस ट्रांसफार्मर का फिगर है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में ये ध्यान दीजिएगा कि जिधर ये कॉइल पूरा रहेगा उस साइड स्टेप अप यानी कि वोल्टेज का मान ज़्यादा रहता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये आपका इस साइड हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये जो है पूरा वाइंडिंग आपका इस साइड है, तो इस साइड वोल्टेज का मान क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, और इस साइड वोल्टेज का मान कम रहेगा। तो वोल्टेज का मान आउटपुट में अगर कम है, सेकेंडरी साइड में कम है, वो कौन सा हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन हो जाएगा। और यदि सेकेंडरी में आपका टोटल वाइंडिंग रहता है, जैसे आपका हमने ये बना दिया, ये आपका हो जा रहा है, ये हो गया, और यहाँ से आपका आउटपुट ये हो गया। तो ये स्टेप अप हो गया, क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग की संख्या ये प्राइमरी में जैसे देख सकते हैं कम है, और सेकेंडरी में ये वाइंडिंग की पूरा है, तो इस साइड में वोल्टेज हमको क्या होगा? अधिक मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेप अप प्रकार का हो गया। तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये किस प्रकार का है? ये इधर वाइंडिंग की संख्या क्या है? ज़्यादा है, और इधर वाइंडिंग की संख्या कम है। तो जिधर वाइंडिंग, अगर जैसे प्राइमरी में वाइंडिंग की संख्या अधिक है तो वोल्टेज अधिक रहेगा, और सेकेंडरी में वाइंडिंग की संख्या कम है तो वोल्टेज कम रहेगा। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? औपचायक यानी कि स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन प्रकार का, जिसे हम औपचायक कहते हैं। तो आपका आंसर भी दिया है कि दिया गया ट्रांसफार्मर औपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर का है। देखिए औपचालक दे रहा, औपचायक होगा स्टेप डाउन प्रकार का। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन यानी कि वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सबसे पहले देखिए E बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है 4.44 इंटू BM यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व, उसके बाद F हो जाता है, उसके बाद आपका N हो जाता है, मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और ये टर्न की संख्या, ये आपका क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे इसमें आपका फ्रीक्वेंसी भी रहेगा, फिर आपका वाइंडिंग की संख्या भी रहेगी, और चुंबकीय फ्लक्स, ये तीनों पर निर्भर करता है हमारा वाइंडिंग में उत्पन्न ये क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल यानी कि EMF यानी कि वोल्टेज जो हमारा उत्पन्न होता है, जो EMF उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, वो हमारा किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, लपेट की संख्या यानी कि टर्न की संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, तीनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ आंसर भी दे रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल आवृत्ति, लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। फॉर्मूला भी दिया गया है कि E बराबर 4.44, यहाँ φm है, फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स, और BM जब हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाता है, M ये F हो गया, और N मतलब टर्न की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग। तो देखिए शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है, जब हल्का आपका मतलब कि ये क्या बोलते हैं, कुछ नमी अवशोषित करेगा यानी कि नमी सोख लेगा तो गुलाबी, ये गुलाबी करें, हाँ गुलाबी हो जाता है, बैगनी होगा। उसके बाद जब पूरा खराब हो जाएगा तब गुलाबी होगा, पूरा खराब हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा, और कुछ हल्का रहेगा तब बैगनी रहता है। अब कैंसर भी कह रहा है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला होता है, जब यह खराब हो जाता है तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग
यह प्रदर्शित करता है कि इसके नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है, और जब कुछ नमी सोखे रहेगा तो उसका कलर हो जाता है बैगनी कलर का रहता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। तो जो बहुत छोटे ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपका ना ही अधिक धारा सुरक्षा, ना ही बुचोज रिले, ना प्रेशर रिलीज वाल्व, ये सभी आपका क्या रहता है, नहीं रहता है। जो छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है उसमें नहीं दिया जाता है। लगभग 25 kVA से ऊपर का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये सभी रहता है, और उसमें ऑयल यानी कि ट्रांसफार्मर तेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विवरित यानी कि खुला परिपथ परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है, यानी कि जब ओपन सर्किट टेस्ट किया गया तो 900 वाट पावर बता रहा है। तो ये कौन सा लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया है। और पूर्ण भार धारा पर यानी कि फुल लोड करंट पर लघुपथ परीक्षण में 1600 वाट है। कॉपर लॉस कितना हो गया, कॉपर लॉस आपका हो गया 1600 वाट हो गया, ठीक है। अर्ध भार पर लौ हानि क्या होगी। तो देखिए लौ हानि जो होता है, जो आयरन लॉस होता है, वो फुल लोड हो या हाफ लोड हो, किसी भी लोड पर लौ हानि यानी कि आयरन लॉस का मान हमेशा बराबर रहता है। तो हाफ लोड पर भी 900 वाट ही रहेगा। देखिए यहाँ दिया है शून्य भार से पूर्ण भार तक लौ क्षति का मान एक ही रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज पर द्वितीयक वेस्टर्न यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रतिबाधा इम्पीडेंस जेड से सूचित करते हैं। संधारित्र के यानी कि कैपेसिटर के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो ये अवस्था रेजोनेंस यानी कि अनुनाद कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। आंसर भी कह रहा है कि किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज पर द्वितीयक वेस्टर्न यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रतिबाधा इम्पीडेंस संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस अवस्था को अनुनाद यानी कि रेजोनेंस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडली से दूसरी कुंडली तक वैद्युतिक शक्ति का स्थानांतरण होता है। तो देखिए जैसे कहने का मतलब है ये एक वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग है, दोनों तो आपस में जुड़ा नहीं है, डायरेक्ट जोड़ा नहीं गया है। तो यहाँ से जो हम पावर दे रहे हैं इस सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसे पावर चला जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है। तो किस माध्यम से जा रहा है, चुंबकीय रूप में जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के कारण जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे रहा है यांत्रिक रूप से। यांत्रिक रूप से जुड़ा नहीं है, ना ही वैद्युतिक रूप से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, आपका विद्युत चुंबकीय रूप से दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ा हुआ है, और एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में पावर जो है विद्युत चुंबकीय रूप से प्रवाहित हो जा रहा है, या समझिए कि ट्रांसफ़र हो जा, स्थानांतरण हो जा रहा है। तो आंसर कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन तक यानी कि एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग तक विद्युतिक शक्ति यानी कि पावर का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय रूप से होता है। प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स इसकी वाइंडिंग से लिंक होता है, और ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक यानी कि स्थिर मशीन है जो म्यूचुअल प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि परिणामित्र के शून्य भार का शक्ति गुणक हो सकता है। तो देखिए शून्य भार कहने का मतलब है कि जैसे ये ट्रांसफार्मर है, तो इसमें हमने क्या किया कि फेज न्यूट्रल की सप्लाई तो दे दिया, मगर सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो खुला है, यानी कि इस पर कोई लोड नहीं जोड़ा गया है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब तक हम इस पर लोड नहीं जोड़े रहेंगे तब तक फुल लोड करंट का 2 से 5% करंट का प्रवाह होता है। तो उस समय जो
पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग वाला होता है। क्या होता है? लैगिंग, यानी कि उसको पश्चगामी कहा जाता है। लैगिंग रहता है, लैग रहता है, तो उसको पश्चगामी कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है दिया जा रहा है नियमन निकालने के लिए, शक्ति गुणक, लौह हानि के लिए या ताम्र हानि के लिए। इसमें कोई ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है। तो देखिए आंसर में आपका ए तो ऑप्शन दे रहा है, मगर वहाँ ये नहीं लिखा था कि पश्चगामी होगा। तो आंसर कह रहा है कि परिणामित्र के शून्य भार का शक्ति गुणक पश्चगामी होता है। शून्य भार की स्थिति को खुला परिपथ या बिना भार का परिणामित्र कहते हैं। उसके बाद है कि नो लोड के समय फुल लोड का यानी कि पूर्ण भार धारा का 2 से 5% तक ही धारा प्रवाहित होता है, तो पश्चगामी होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि भंवर धारा अधिक महत्वपूर्ण होती है निम्नलिखित में। तो देखिए भंवर धारा जो है, एडी करंट जो होता है, एडी करंट जो आपका होता है वो एसी और डीसी दोनों ही प्रकार के मशीन में उत्पन्न होता है। दोनों में उत्पन्न होता है, वो एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, दोनों में ही आपका भंवर धारा उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा भंवर धारा यानी कि एडी करंट एसी और डीसी दोनों ही प्रकार के मशीन में या दोनों ही प्रकार के सप्लाई में आपका एडी करंट उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर दे रहा है कि भंवर धारा एसी व डीसी दोनों में महत्वपूर्ण होती है। डीसी के केस में विरोधित विद्युत वाहक बल यानी कि बैक ईएमएफ के रूप में जाना जाता है, बैक ईएमएफ के रूप में जाना जाता है। भंवर धारा के कारण भंवर धारा हानियाँ होती है। मशीन में यह हानि वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। मशीन का एडी धारा यानी कि एडी करंट हानि आवृत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये याद रखिएगा कि जो भंवर धारा है, एडी करंट है, उसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। और जो डीसी में होता है, डीसी मशीन में आपका उसको हम क्या कहते हैं? विरोधी विद्युत वाहक बल यानी कि ईबी, जिसे बैक ईएमएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल कहा जाता है डीसी मशीन में। किसको? एडी करंट को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी? तो जिधर वोल्टेज ज़्यादा होगा उधर हमारा टर्न की संख्या भी ज़्यादा होगा। वोल्टेज ज़्यादा तो टर्न की संख्या भी ज़्यादा। तो कह रहा है कि उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है तथा निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में वर्तन कम होंगे, यानी कि स्टेप अप है तो प्राइमरी में टर्न की संख्या ज़्यादा रहेगा। अगर स्टेप डाउन है तो ये क्या बोलते हैं, सेकेंडरी में टर्न की संख्या ये क्या होता है, कम रहेगा। अगर ये बर्तन कम होंगे तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में बर्तन ज़्यादा होंगे। अगर स्टेप अप है तो स्टेप अप है तो प्राइमरी में कम होगा और स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी में कम होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या इसके विपरीत में एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण तो कौन होता है? ट्रांसफार्मर होता है। क्वेश्चन है कि रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या है? तो देखिए रिट्रोग्रेसिव जो है यह एक तरह की वेव वाइंडिंग होती है, एक तरह की वेव वाइंडिंग होती है। आंसर कह रहा है कि रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग एक तरह की वेव वाइंडिंग है। वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक लैप वाइंडिंग तथा दूसरी वेव वाइंडिंग। देखिए लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग ये डीसी मशीन में होता है, मगर यहाँ ये क्वेश्चन दे दिया है इसी वेव वाइंडिंग में रिट्रोग्रेसिव तथा प्रोग्रेसिव दो तरह की वाइंडिंग होती है, ये सभी बताया हुआ है। इसी तरह लैप वाइंडिंग में भी दो तरह की, एक सिंप्लेक्स और एक ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है, ये सभी बताया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति विद्युत प्रदाय प्रयुक्त करती है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति विद्युत प्रदाय प्रयुक्त करती है। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा उच्च भावर धारा हानि। तो इसमें कह रहा है कि क्रोडहीन प्रेरण भट्ठी
उच्च भार धारा हानि करने के लिए उच्च आवृत्ति विद्युत प्रदाय प्रयुक्त करती है। यह प्रेरण भट्ठी उच्च तापमान उत्पन्न करने हेतु प्रयोग होता है। यानी कि देखिए भट्ठी है तो हाई टेम्परेचर जब उत्पन्न करना होता है तो उसमें क्या किया जाता है, देखिए एडी करंट से क्या होता है कि आपका हीट उत्पन्न होता है, वहाँ हीट ही उत्पन्न करना है, इसलिए क्या किया जाता है, इसमें जानबूझकर भंवर धारा हानि कराई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिजली घरों यानी कि जनरेटिंग स्टेशन से उच्च विभव पर ही विद्युत को क्यों भेजा जाता है। तो देखिए उच्च वोल्टेज पर भेजने का बहुत सारा कारण हो जाता है। कारण ये हो जाता है कि सबसे पहला तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम जितना दूरी तक चाहेंगे वो उतना दूरी तक ले जा सकते हैं आसानी से। दूसरा ये फ़ायदा हो जाता है वोल्टेज जब बढ़ जाता है तो करंट का मान कम हो जाता है। जब करंट का मान कम हो जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ही पतला तार से भी हम सप्लाई को ले जा सकते हैं आसानी से। तो जब तार पतला हो जाएगा तो आसानी से कहीं भी मतलब कम खर्च में हम ले जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जिससे कि विद्युत संप्रेषण लंबी दूरी तक हो सके। लंबी दूरी तक कैसे जाएगा, जब पतला तार रहेगा तो कम खर्च लगेगा तो हम लंबा दूरी तक ले जा सकते हैं, इसलिए वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। आपका कह रहा है कि बिजली घरों से उच्च विभव पर ही विद्युत भेजा जाता है क्योंकि संचरण लाइन में जो हानि होती है उसको कम करने के लिए, संचरण लाइन में जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। उच्च विभव पर संचरण करने से लंबी दूरी तक संचरण हानि के साथ किया जा सकता है, हानि कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिस्टैरिसीस प्रदर्शित होता है निम्न में। देखिए हिस्टैरिसीस लॉस कभी भी लौह चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ में ही उत्पन्न होता है। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, अगले वीडियो में फिर इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे।